नमस्कार, मैं उमेश कुमार आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो चैनल है नेक्स्ट जन स्कॉलर्स हब, उस पर हम लोगों ने रेगुलर क्लासेस शुरू किया है। और रेगुलर क्लासेस के तहत में हम लोग आज तक 3 क्लास हम लोग किए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़े हैं और मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़े हैं। उसके बाद आज का जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है कूलॉम्स लॉ, और उसका वेक्टर फॉर्म भी पढ़ेंगे, उसका सारा लिमिटेशंस भी पढ़ेंगे। और इससे बाद जो नेक्स्ट क्लासेस होगा उसमें इसका न्यूमेरिकल्स भी, मतलब आज तक जो भी जितना भी थ्योरी किए हैं सारे के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। लेकिन आज के क्लास थ्योरी होगा कूलॉम्स लॉ का, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और अच्छे से थ्योरी को पढ़िए। उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलते हैं और हम लोग कूलॉम्स लॉ को पढ़ते हैं। कूलॉम्स लॉ कहता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स। ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो ये कहता क्या है कि मान लीजिए 2 चार्जेज है, एक Q1 और दूसरा चार्ज Q2। दोनों का बीच का डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं R है। ओके, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, तो इस स्टेटमेंट को हम लोग लिखते हैं पहले। इट स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ attraction or repulsion between any two charges is directly proportional to the product of magnitude of charges okay, and inversely proportional to the square of distance between them, अच्छा, तो यहां पे आप देख रहे हो कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फिर रिपल्सन हो कोई भी 2 चार्ज के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और इनवर्स प्रोपोर्शन होगा किसका, दोनों का बीच का जो भी डिस्टेंस उसका स्क्वायर का इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। ओके, अब ये फोर्स है तो फोर्स का डायरेक्शन भी होगा, तो फोर्स जो लगेगा ना वो या तो रिपल्सन होगा या तो फिर अट्रैक्शन होगा। ये मान लेते हैं इधर ए रिपल्सन हो रहा है ना, तो हमेशा क्या लगेगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द 2 चार्जेस। ओके, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे the force is
along the line joining between two charges. ओके, तो जो फोर्स होगा हमेशा along the line joining between the two charges होगा. ओके, तो ये था पूरा का पूरा स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट को आप लोग देख लीजिए और इसको उतार भी लीजिए, है ना. हम लोग आते हैं मैथमेटिकली में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो फोर्स है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर है और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शन है. तो ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो और ये इक्वेशन नंबर 2. तो दोनों को कंबाइन करते हैं. ओके, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2. ओके, तो क्या मिलेगा? Q1 Q2 R स्क्वायर. ओके, आदि प्रोपोर्शन का साइन हटाइएगा तो आएगा K, एक कोई प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. तो यहां पे जो K है वो क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है. ये क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट. और इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं कूलम्ब्स प्रोपोर्शनल कांस्टेंट. कौन सा? कूलम्ब्स प्रोपोर्शनल कांस्टेंट. अब हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं. होगा, नेक्स्ट पेज लेते हैं. ओके, तो इसमें क्या है, हम जो A क्या था? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट था और K का जो वैल्यू है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ओके, देखिए ये जो है ना, ये आपका क्या डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इन ए मीडियम. चूंकि यहां पर फ्री स्पेस का है तो ये फ्री स्पेस का डिटरमाइन करेगा. अब यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होगा वो कितना होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12. ओके, इसका जो होगा वो जो वैल्यू आएगा वो आएगा क्या? पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ये कूलम्ब स्क्वायर. ओके, अच्छा, अब जब इसका टोटल वैल्यू लीजिएगा आप, K का वैल्यू आप लीजिएगा तो K का वैल्यू कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो K का जो वैल्यू आएगा वो टोटल वैल्यू आएगा. सभी का वैल्यू यदि आप पुट करते हैं, वो इसका वैल्यू 3.14 पुट करते हैं पाई का वैल्यू, और एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो पुट करते हैं आप 8.85 इंटू 10⁻⁻12. तो जो वैल्यू आएगा वो आएगा 9 इंटू 10⁻9. 9 इंटू 10⁻9 और इसका जस्ट उलट हो जाएगा, है ना. क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, है ना. इसका जो SI यूनिट होगा, ये जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कूलम्ब प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है उसका SI यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर. और एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होगा वो होगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर कूलम्ब स्क्वायर. ओके, अब हम लोग यहां पर बात करेंगे कि आखिर ये जो वैल्यू है ना,
वो सभी के लिए क्या, सभी मीडियम के लिए एक ही होगा क्या? नहीं, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आपका आएगा और सिर्फ किसके लिए आएगा? फ्री स्पेस के लिए आएगा। ओके, यदि फ्री स्पेस में नहीं है, किसी और गिवन मीडियम में है, तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का जो वैल्यू है किसी गिवन मीडियम में, वो चेंज हो जाता है ना। यदि फ्री स्पेस में है तभी आप ये वैल्यू लीजिएगा, यदि फ्री स्पेस में नहीं है तो ये वैल्यू आपको नहीं लेना है, उसका वैल्यू कुछ और हो जाएगा, है ना। तो हम लोग अब चलते हैं आगे। इसके आगे हम लोग देखिए, आप लोग को पता है कि ये जो कूलॉम्स लॉ है, इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, क्योंकि फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग चलते हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, तो इसमें हम केस 1 कर लेते हैं। केस 1, when Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, मतलब दोनों चार्ज का प्रोडक्ट क्या है? ग्रेटर देन 0 है। तो या तो दोनों नेगेटिव चार्ज लेना होगा या तो फिर दोनों पॉजिटिव चार्ज लेना होगा। यदि दोनों पॉजिटिव चार्ज लेते हैं Q1 और ये है आपका Q2, दोनों का दोनों पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, ओके, तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन होगा, है ना। या तो फिर दोनों का दोनों नेगेटिव चार्ज भी लीजिएगा तो भी क्या होगा? रिपल्सन होगा। यहां क्या होगा? रिपल्सन होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा यहां पर। और जब ये रिपल्सिव फोर्स कहने का मतलब ये हुआ कि एक दूसरे से दूर जाएगा, है ना। ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है। अच्छा, इस पर चार्ज 1 पर जो फोर्स लगेगा वो किसके कारण लगेगा? चार्ज 2 के चक्कर में लगेगा। तो ये क्या होगा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 2, और ये होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन। ओके, अब हम यहां पे बात करेंगे कि ये जो दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है, यदि हम लोग 1 से 2 की तरफ जाते हैं तो ये होगा वेक्टर R12, और यदि 2 से 1 की तरफ आते हैं तो ये वेक्टर 2 से लेकर 1 तक। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो फोर्स ऑन 1 होगा ड्यू टू 2 जो होगा वो क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, ये तो हुआ इसका मैग्नीट्यूड, लेकिन आपको साथ में क्या दिखलाना है? डायरेक्शन दिखलाना है। तो देखिए, इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो किधर है? आप देखिएगा तो वेक्टर R21 के तरफ है। तो आप लिखिए यहां पे वेक्टर R21 का यूनिट वेक्टर, वेक्टर R21 का यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या, ये जो यूनिट वेक्टर क्या दिखलाएगा? डायरेक्शन अलोंग द वेक्टर R21, मतलब इधर से 2 से 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ। सिमिलरली आप यदि इसको लेते हो F21 फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, तो आप लिखिएगा क्या? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका, देखिए 2 वेक्टर जो फोर्स है वो 2 पर किधर लग रहा है? इस तरफ लग रहा है, और ये किसके डायरेक्शन में है? वेक्टर 1 2 के डायरेक्शन में है, तो वेक्टर 1 2, यूनिट वेक्टर 1 2। ओके, तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। आप लोग को जैसा पता है कि यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हम लोग को पता है कि यूनिट वेक्टर R लिख सकते हैं वेक्टर R डिवाइडेड बाय वेक्टर R का मैग्नीट्यूड, वेक्टर R का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। तो देयरफॉर हम उसी के आधार पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि यूनिट वेक्टर R21, यूनिट वेक्टर R21, तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर R21 का वेक्टर और इसका करस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड ये R21।
तो इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, फिर से ये हो जाएगा आपका वेक्टर 1 माइनस 2, वेक्टर 1 माइनस 2, पोजीशन वेक्टर 1 माइनस 2, और ये वाला आपका हो जाएगा जो कि देखिए इसका जो मैग्नीट्यूड है यहां से लेकर यहां तक कितना, तो ये r के बराबर ही है। किसके बराबर है, डिस्टेंस r के बराबर है, तो आप इसको r ले लो। ओके, एंड वेक्टर 1 यूनिट वेक्टर 1 2, तो क्या हो जाएगा ये, सिमिलरली हम लोग 1 2 और इसका मैग्नीट्यूड 1 2 का यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा r2 माइनस r1, है ना। पोजीशन वेक्टर को ऐसे ही लिखते हैं ना, वेक्टर 2 माइनस वेक्टर 1 डिवाइडेड बाय r। तो आप इन दोनों इक्वेशन को देख लीजिए, सब कुछ सेम है, केवल यहाँ r1 माइनस r2 है और यहाँ r2 माइनस r1 है, मतलब एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। मतलब इंप्लाई दैट यूनिट वेक्टर 2 1 इज इक्वल टू माइनस यूनिट वेक्टर 1 2। ओके, तो इस आधार पे हम ये लिख सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये हो जाएगा वेक्टर 1 2 इज इक्वल टू फोर्स जो है वो हो जाएगा k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और इसके जगह पे लिखा जाएगा कौन सा, माइनस r1 2 का यूनिट वेक्टर। अब ध्यान से देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से, तो ये जो वैल्यू है आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला वैल्यू मैच कर रहा है आपको, तो ये किसका है, किसका वैल्यू है, फोर्स 2 1 का वैल्यू है। तो हम लिख सकते हैं क्या, F1 2 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F2 1, मतलब फोर्स ऑन वेक्टर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मतलब कूलम्ब्स फोर्स भी क्या, न्यूटन्स का थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है, ओबे कर रहा है। जितना फोर्स 1 2 पे लगाएगा उतना ही सेम फोर्स 2 पर कौन लगाएगा, 1 लगाएगा। ओके, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ को भी फॉलो कर रहा है। थोड़ा सा और इसको हम मॉडिफाई करते हैं और वेक्टर फॉर्म में आते हैं। आप देखिएगा यहां पर हम लोग जब निकाल के रखे हुए हैं F1 2 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, एक k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, यहां पे हम लोग लिख रहे हैं वेक्टर 2 से लेकर 1 तक यूनिट वेक्टर। ओके, ये देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो आप यहां पे इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और इसके जगह पे आप लिख सकते हैं क्या, वेक्टर 1 माइनस वेक्टर 2 यूनिट वेक्टर पोजीशन वेक्टर, और डिवाइडेड बाय लिख सकते हैं वेक्टर 1 2 का मैग्नीट्यूड। तो इसको और अच्छे से लिख लीजिए आप, q1 q2 अपॉन, ये किसके बराबर होता है, r के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, r³ हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2। ओके, तो ये हो जाएगा फोर्स का वैल्यू किसके फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। ये क्या है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये वाला क्या है, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, तो ये कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हो गया। अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे, है ना। थोड़ा सा आप इसको वीडियो को पॉज करके देखते जाइएगा साथ में, क्योंकि आप इसको नोट डाउन भी करते जाइएगा। यदि आपको नोट्स चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो आप यहां समझ लीजिए अच्छे से कि ये कैसे हम लोग ड्राइव कर रहे हैं सारा फार्मूला और कैसे थ्योरी को जनरेट कर रहे हैं। अब हम लोग देख रहे हैं क्या
कि कुछ इसका ऑब्जर्वेशन देखते हैं, क्या क्या ऑब्जर्वेशन अभी तक हम लोग किए। सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ जो है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जो रिपल्सन है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? तो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है ना, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। या फिर इसको आप लिमिटेशन कह सकते हैं, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ओके, सबसे पहले ये एप्लीकेबल है क्या? कूलम्ब्स लॉ applicable for पॉइंट चार्जेस। किसके लिए एप्लीकेबल है? ये पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। ओके, नंबर 2, जो दोनों चार्ज के बीच के जो दूरी होगा, है ना, वो क्या होना चाहिए? फर्मी, 1 फर्मी से अधिक होना चाहिए, है ना। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट चार्जेस must be greater than 10 to the power -15 मीटर और 10 to the power -10 मीटर, इससे अधिक होना चाहिए, तभी आप कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई कर पाइएगा। अच्छा, अधिक कोई दो बॉडी, है ना, अधिक कोई दो बॉडी पर यदि आप चार्ज ले रहे हो, है ना, तो वो दोनों बॉडी का जो दूरी होना चाहिए, उनका साइज से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, यदि आप कूलम्ब्स लॉ किसी दो बॉडी पे लगाना चाहते हो। नंबर 3, if you are applying Coulomb's law on two charged body, then distance between bodies must be greater than their sizes, उन लोग का साइज से ज्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि एक ये है बॉडी, चार्ज बॉडी, और एक चार्ज बॉडी ए है ना, तो ये दोनों का बीच के जो दूरी है सेंटर से, वो क्या होना चाहिए? इन लोग दोनों के साइज से ज्यादा होना चाहिए, तभी हम लोग कूलम्ब्स लॉ क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। ये इसमें आप लगा सकते हो, लेकिन आप इस कंडीशन को देखो, है ना, तो इस केस में आप कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं कर पाइएगा, इस केस में आप कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं कर पाइएगा। ओके, तो ये था लिमिटेशंस किसका? कूलम्ब्स लॉ का। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, वो किस तरह का फोर्स लगाता है। दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, वो किस तरह का है, किस नेचर का है, तो इसको हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। ओके, तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज लेते हैं, पेज नंबर 6। ओके, तो हम लोग लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कूलम्ब्स फोर्स, ओके। नंबर 1, यदि दोनों चार्ज
का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 हुआ तो ये हो जाएगा रिपल्सिव। ये क्या हो जाएगा? रिपल्सिव। कहने का मतलब है कि ये पॉजिटिव चार्ज है Q1, ये भी पॉजिटिव चार्ज है Q2, तो दोनों का बीच का जो फोर्स लगेगा है ना, वो क्या लगेगा? रिपल्सिव। इधर इस पर लगेगा और इस पर किधर लगेगा? इधर लगेगा, और एक दूसरे का अपोजिट एंड इक्वल लगेगा। ओके, या तो फिर दोनों नेगेटिव भी लोगे तो भी वही चीज है, रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन होगा, और अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होगा। ओके, नंबर 2, यदि दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 हुआ, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट यदि लेस देन 0 हुआ, मतलब एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, ये Q1 और ये Q2 दोनों क्या है? एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो एक ये जो फोर्स लगेगा किधर लगेगा? एक दूसरे की ओर, मतलब एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो जितना फोर्स 1 पे लगेगा उतना ही 2 पे लगेगा। तो इस तरह से ये पहला कैरेक्टर, 2 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ चलते हैं। क्योंकि यहां पे जो फोर्स लगता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगता है, इसलिए इसको कहा गया सेंट्रल फोर्स। तीसरा नंबर, इट इज ए सेंट्रल फोर्स। इट इज ए सेंट्रल फोर्स। क्यों? एज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस acts along the line joining, acts along the line joining between two charges. ओके, चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स फोर्स का है, ये होता है कंजर्वेटिव नेचर का। कंजर्वेटिव नेचर कहने का मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किस नेचर का होता है? कंजर्वेटिव नेचर का होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे, 2 तरह का फोर्स पढ़े होंगे, एक तो पढ़े होंगे कंजर्वेटिव और दूसरा पढ़े होंगे नॉन कंजर्वेटिव। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो उसको कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स है और कौन सा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? तो आप ये समझ लो कि किसी भी फोर्स के द्वारा यदि वर्क डन किया जाता है और वर्क डन पाथ डिपेंडेंट है तो वो कहलाता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और यदि वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है तो कहलाता है कंजर्वेटिव फोर्स। तो जो भी वर्क डन किया जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, इसीलिए इसको कहा जाता है कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स था फोर्स का। आज इसका आगे का जो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डायलेक्ट्रिक्स का, जो हम लोग मीडियम का डायलेक्ट्रिक्स यदि चेंज करेंगे तो फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए, और नेक्स्ट क्लास में फिर से आप लोग बने रहिएगा और आप लोग को अच्छे से सिखा दिया जाएगा इसका न्यूमेरिकल्स और जो थोड़ा बहुत थ्योरी बच गया है वो, है ना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।